नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं राजश्री आपके साथ। देश की बात में आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 60 दिन पूरे कर लिए हैं। सत्ता में आते ही सरकार ने कई ताबड़तोड़ फैसले लिए, लेकिन ये फैसले धरातल पर कितने पूरे हुए, आज इसकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिन लोगों ने 5-10 साल तक सत्ता संभाली है वो आखिर 60 दिन का हिसाब कैसे ले सकते हैं, लेकिन जनता हिसाब ले सकती है और जनता के नज़र से हम देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ का ये 60 दिन कैसा रहा है। साथ ही बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों की जिन पर योगी सरकार घिरती भी नजर आ रही है। बताएंगे कौन से वो मुद्दे हैं जो मुश्किल साबित हो सकते हैं सरकार के लिए और सरकार को उनसे पार पाना कितना मुश्किल होगा। बात करेंगे पूर्व की अखिलेश सरकार की भी, जिसने बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 20 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि बांटने के लिए आयोजित किए गए कार्यक्रमों में ही 15 करोड़ की तो बेरोजगारी भत्ता बांटा और 20 करोड़ खर्च किया केवल कार्यक्रमों के आयोजन पर। तो अखिलेश के बेरोजगारी का रोजगार हम आपको बताएंगे। बिहार में लालू यादव ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा क्यों खोला है ये भी दिखाएंगे आपको, और इससे राजनीति पर कितना फर्क पड़ेगा ये भी हम आपको बताएंगे कैसे लालू 2019 चुनाव में विपक्ष को साथ लाने की बखूबी जिम्मेदारी निभा सकते हैं और लालू कैसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए। ये भी बताएंगे कि कैसे सुपरस्टार रजनीकांत के जरिए तमिलनाडु की राजनीति में पैठ जमाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। कश्मीर में अलगाववादियों को ठेंगा दिखाते हुए स्थानीय युवा पुलवामा में चलाए जा रहे पुलिस कांस्टेबल भर्ती अभियान में सैकड़ों की संख्या में हिस्सा ले रहे हैं और उनके इस उत्साह को जांचेंगे हम अपने इस खास कार्यक्रम में। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त हुए कोयला घोटाले में पूर्व सचिव एचसी गुप्ता सहित 2 और अधिकारियों को कोर्ट ने आपराधिक साजिश का दोषी माना है। इस पूरे मामले पर हम पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में उत्तर कोरिया और अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपना दूसरा जंगी बेड़ा कोरियाई प्रायद्वीप की ओर रवाना कर दिया है। इसके क्या असर हो सकते हैं ये हम आपको बताएंगे, और क्यों पाकिस्तान कुलभूषण जाधव के बारे में कोई खबर नहीं दे रहा है भारत को, क्या कुछ खास मकसद है पाकिस्तान का, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही बात होगी इतिहास की और बात हम कान फिल्म फेस्टिवल की भी करेंगे, जहां पर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और दीपिका पादुकोण ने अपना जलवा बिखेरा है और अपनी खूबसूरती से पूरे विश्व की मीडिया को मोह लिया है। इसके अलावा हम याद करेंगे अभिनेता गिरीश कर्नाड को भी और उनके सशक्त अभिनय को भी, उनका आज जन्मदिन है। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस सफर को। याद कीजिए, जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनी थी तो दावा ये था कि यूपी में कानून का राज स्थापित हो जाएगा, लेकिन 2 महीने बाद भी नतीजा जो दिखा है उसके हिसाब से लग रहा है कि अभी दिल्ली दूर है। उम्मीद थी कि अपने कड़े बयानों के लिए मशहूर योगी आदित्यनाथ के राज में अपराधी थर थर कांपेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। यूपी में अपराधी मस्त और पुलिस पस्त सी दिख रही है, कम से कम इन 60 दिनों में। मथुरा में 2 सराफा व्यापारियों से लूट और हत्या के मामले का पुलिस खुलासा भी नहीं कर पाई है कि हत्याकांड के विरोध में राज्य भर के सराफा व्यापारियों ने आज यूपी बंद बुलाया। व्यापारी लूट और हत्याकांड के दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे थे। यूपी में सत्ता परिवर्तन हुए 60 दिन हो गए, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का अब तक इंतजार है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामा करने वाली बीजेपी सरकार में आने के बाद खुद कैसे इस मुद्दे पर घिरी नजर आ रही है। मथुरा में सराफा दुकान में लूट के दौरान दोहरे हत्याकांड के विरोध में यूपी सराफा एसोसिएशन की अपील पर प्रदेश भर में सराफा बाजार बंद रहा। सराफा व्यापारियों ने सरकार से दोषियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की। मथुरा में जिस तरह से दिन दहाड़े सरेआम 2 व्यापारियों की हत्या कर दी गई है दुकान के अंदर घुसकर, और आगरा में एक सराफा व्यापारी दिनेश अग्रवाल की जिस तरह दुकान पर उनकी हत्या की गई, 20 लाख की लूट की गई, इससे पूरे उत्तर प्रदेश का सराफा व्यापारी दहशत में है। और जब तक इन घटनाओं का खुलासा नहीं होता है और सरकार व्यापारियों को आश्वासन नहीं देती उनकी सुरक्षा की, तब तक हमारा बाजार यह बंद रहेगा। योगी के सत्ता में आने के बाद से बदमाशों ने कई मोर्चों पर सरकार को चुनौती दी है।
योगी सरकार बार बार यूपी को अपराध मुक्त करने का दावा कर रही है, लेकिन दिनों दिन बढ़ती घटनाओं से इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं। लखनऊ, मथुरा, गोरखपुर, गाजियाबाद और मेरठ समेत कई जिलों में सराफा व्यापारी मथुरा में हुए दोहरे हत्याकांड के विरोध में सड़कों पर उतरे। यूपी सराफा एसोसिएशन की तरफ से बंद का आह्वान था और उसके अपेक्षा हमने ये अपना सदर सराफा बाजार बंद रखा है। और बड़ा दुख का विषय है कि ये घटनाएं मेरठ में और मथुरा में जो हुई हैं बड़ी दुखद घटनाएं हैं और इसका हम बहुत ज़्यादा पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मथुरा के कोयला गली इलाके में सोमवार रात को 2 ज्वेलर्स से 4 करोड़ के गहने लूट लिए गए थे। विकास अग्रवाल और मेघ अग्रवाल की हथियारबंद बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के विरोध में सराफा व्यापारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापारियों की मांग है या तो सरकार जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी करे या फिर इलाके से आने वाले मंत्री सरकार से इस्तीफा दें। योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो एक और जहां कानून व्यवस्था को लेकर सदन में सड़क तक हंगामा मचा हुआ है, वहीं यूपी सरकार बार बार लोगों को भरोसा दिला रही है कि जल्द ही कानून व्यवस्था को काबू में कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसे कोई बीमारी खत्म होने से पहले एक बार जोर पकड़ती है, ठीक वैसे ही अपराध खत्म होने से पहले जोर से आखिरी सांसें ले रहा है और बहुत जल्द आप उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त देखेंगे। एक और अपराधी यूपी को दहलाने में लगे हैं तो दूसरी ओर सीएम योगी कानून व्यवस्था पर लोगों को बहलाने में लगे हैं। कानून व्यवस्था पर विपक्ष के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दोहराया कि सरकार यूपी में भयमुक्त शासन की स्थापना करेगी और अपराधियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं होगी। जिन लोगों ने 5-5 वर्षों तक 10-10 वर्षों तक प्रदेश में लगातार शासन किया है, वे लोग आज हमसे 2 महीनों के कार्यकाल का पूरा देखा जोखा एक साथ पूछना चाहते हैं कि आपने 100 वर्षों में क्या कर दिया है। अरे अभी तो हमें 2 महीने हुए हैं। मैं मानता हूं प्रदेश के अंदर कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन अक्सर होता है कि जब किसी चीज को मरना होता है ना, तेजी के साथ श्वास लेता है। ये अपराध हम तय कर चुके हैं, अध्यक्ष जी, हम तय कर चुके हैं कि अपराध के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। यूपी में बदहाल कानून व्यवस्था के हालात पर उठ रहे सवालों के बीच सीएम योगी ने कहा कि सरकार अपराधियों से पूरी निर्ममता से निपटेगी। अपराधियों को संरक्षण देने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। बेगुनाह किसान या व्यापारी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधी के लिए भी कोई जगह नहीं होगी और अपराधी के संरक्षणदाता के लिए भी प्रदेश में कोई जगह नहीं। पूरी निर्ममता के साथ निपटेंगे ऐसे तत्वों से। और यह तय है कि अगर किसी ने किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी व्यापारी का उत्पीड़न किया तो फिर उसको अपने भविष्य के बारे में स्वयं सोचना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाया था। वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद अपराध और अपराधियों पर लगाम लगेगी, लेकिन सरकार के 2 महीने बीत जाने के बाद भी हालात में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है। विपक्ष अब कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो इसी हो हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कार्यकाल के 60 दिन पूरे हो गए हैं। 2 महीने में योगी सरकार ने दर्जनों फैसले लिए हैं, जिनकी यूपी ही नहीं देश भर में कई बार प्रशंसा हुई। लेकिन हालांकि इन फैसलों में कितने धरातल पर दिखे, कितने महज कागजों में सिमट कर रह गए हैं, ये अलग बात है। खासकर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार सदन से लेकर सड़क तक घिरती हुई नजर आ रही है बार बार। हालांकि योगी आदित्यनाथ इसको लेकर काफी गंभीर दिखने की कोशिश सदन में उन्होंने की है। यूपी के चुनाव में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा भी था और जनता ने योगी आदित्यनाथ को प्रचंड बहुमत देकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी है। लिहाजा लोगों के इस भरोसे को कायम रखने के लिए सरकार को बड़े और कड़े कदम उठाने ही होंगे और जल्द उठाने ही होंगे। और महज कानून व्यवस्था ही नहीं, तमाम अन्य तरह की भी चुनौतियां हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो या स्वास्थ्य हो। राजनीतिक पार्टियों के चुनाव के दौरान आने वाले घोषणा पत्र को महज रस्म अदायगी ही माना जाता था,
लेकिन योगी सरकार ने बीजेपी के घोषणा पत्र को अपनी सरकार के काम का आधार बनाकर नई परंपरा शुरू की है। इन घोषणाओं को सार्थक बनाने के लिए योगी सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले भी लिए। सरकार ने यूपी को स्वच्छ बनाने की मुहिम और सरकारी दफ्तरों में अनुशासन पर अमल करने के साथ ही अवैध कारोबार पर नकेल कसने, महिला सुरक्षा पर खास ध्यान और शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में कई अहम फैसले लिए, जिनकी खूब चर्चा भी हुई है। योगी सरकार ने सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट बैठक में किसानों को 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफी पर मोहर लगा दी। इस फैसले से राज्य के 2.25 करोड़ किसानों को सीधा फायदा पहुंचने की उम्मीद जागी, लेकिन इस फैसले को लागू करने में अभी कितना वक्त लगेगा, इसका पता नहीं है। साथ ही सरकार बनते ही सीएम योगी ने राज्य के 75 जिलों में 996 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। फैसला स्वागत योग्य था, लेकिन इस स्क्वाड के द्वारा कई स्थानों पर ज्यादती करने की भी खबरें आईं। इसी तरह घोषणा पत्र के वादे को पूरा करते हुए योगी सरकार ने यूपी में चल रहे अवैध बूचड़खानों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद यूपी में 26 अवैध बूचड़खाने बंद किए गए। लेकिन इन बूचड़खानों को बंद करने में बेरोजगार हुए लोगों के लिए कोई वैकल्पिक रोजगार का प्रावधान नहीं किया गया और कई परिवार सड़कों पर आ गए। भूमाफियाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया, तो वहीं 15 जून तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चलाया। सरकारी दफ्तरों में पान गुटखे खाने पर रोक लगाने के अलावा प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी बैन लगाया गया। सीएम ने बाबुओं को दफ्तर में समय पर आने के निर्देश दिए। योगी सरकार ने अगले साल 2018 तक यूपी को 24 घंटे बिजली देने का ऐलान किया है। यही नहीं, सरकार बनते ही यूपी के गाँव में 18 घंटे, शहरों को 24 घंटे बिजली देने का फैसला किया गया है। वैसे ही अलग बात है कि अभी भी राज्य में बिजली व्यवस्था का बुरा हाल है और आए दिन बिजली विभाग के अधिकारियों को नागरिकों द्वारा बंधक बनाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। इधर कानून व्यवस्था को लेकर जनता का विश्वास हिला है। जिस तरह प्रतापगढ़ में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष की हत्या हुई, जिस तरह इलाहाबाद में एक घर में ही 4 लोग मारे गए और अब सर्राफा व्यापारियों का, जिसकी वजह से आज हड़ताल है, जिस तरह बाजार में मारे गए, उससे लोगों का विश्वास हिला है। मैं समझता हूँ योगी जी इस मोर्चे पर असफल रहे हैं, उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके चलते योगी सरकार सदन से लेकर सड़क तक घिरती नजर आ रही है, वो है कानून व्यवस्था। सहारनपुर, संभल और फिर मथुरा में सराफा व्यापारियों की दुकान पर दिन दहाड़े बदमाशों का हमला, फिर 2 लोगों की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। यूपी के चुनाव में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा थी। यूपी की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का जिम्मा योगी आदित्यनाथ को सौंपा है। लिहाजा लोगों के इस भरोसे को कायम रखने के लिए सरकार को बड़े कदम उठाने होंगे और जल्द उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट APN। उधर अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार की भी बात कर लेते हैं। हालांकि सपा काफी सवाल उठा रही है योगी आदित्यनाथ के सरकार पर, लेकिन जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब क्या क्या गुल खिले हैं वो सब कुछ सामने आ रहा है। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 20 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि बांटने के लिए आयोजित किए गए कार्यक्रमों में ही खर्च कर दिए। 15 करोड़ रुपए की बेरोजगारी भत्ता बांटा गया और कार्यक्रमों पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये जानकारी गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश की गई CAG की जनरल एंड सोशल सेक्टर रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में ये बात भी कही गई है कि सरकार चाहती तो इन खर्चों को रोक सकती थी, क्योंकि इस योजना के तहत दी गई राशि को डायरेक्ट लाभार्थियों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने का प्रावधान था। लेकिन सरकार को पूरा का पूरा क्रेडिट भी अपने पास रखना था और साथ ही ऐसे समारोहों का आयोजन भी वो जानबूझ के कर रही थी ताकि इस तरह का घोटाला किया जा सके। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार पर उंगलियां उठी हैं। CAG रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अखिलेश सरकार ने 20 करोड़ रुपए की बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए करीब 15 करोड़ समारोह के आयोजन पर खर्च कर दिए। जनरल और सोशल सेक्टर की CAG रिपोर्ट में इस तरह के खर्च पर आपत्तियां सामने आई हैं। CAG की यह रिपोर्ट गुरुवार को विधानसभा में रखी गई। CAG रिपोर्ट में जो मुख्य बातें उभर कर सामने आई, उसके मुताबिक बेवजह खर्च पर लगाम के लिए कदम उठाए जा सकते थे। जैसे बेरोजगारी भत्ता अगर लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजा जाता तो समारोह के आयोजन के खर्च से बचा जा सकता था। इससे योजना का फायदा ज्यादा लाभार्थियों को मिलता। CAG रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत मई 2012 में की थी। इस योजना में सीधे राष्ट्रीयकृत बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में लाभार्थियों के बचत खातों में त्रैमासिक भुगतान की बात कही गई थी। हालांकि रिकॉर्ड में जो बातें सामने आई हैं, उनमें 2012-2013 में प्रदेश के 69 जिलों के 1,26,521 बेरोजगारों में 20 करोड़ 58 लाख रुपए बेरोजगारी भत्ता विवरण किया जाना था। इसके लिए प्रदेश सरकार ने लाभार्थियों को समारोह स्थल पर लाने में 6 करोड़ 99 लाख रुपए खर्च किए।
वहीं उनके खाने पीने और बैठने की व्यवस्था पर करीब 8 करोड़ 7 लाख रुपए खर्च किए गए। राज्य सरकार ने सितंबर 2016 में इस संबंध में अपना जवाब में बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार ही लाभार्थियों को चेक के जरिए वितरण को लेकर खर्च किया गया था। वहीं सीएजी ने इस जवाब के उत्तर में कहा था कि इस तरह से बड़ी संख्या में लाभार्थियों के परिवहन को लेकर इस योजना के दिशा निर्देशों में विचार नहीं किया गया था। बेरोजगारी भत्ते की योजना मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में शुरू हुई थी। उस समय 500 रुपए भत्ता दिया गया था, लेकिन 2007 में मायावती की सरकार आने के बाद योजना बंद कर दी गई थी। 2012 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सरकार आने पर यह योजना फिर शुरू हुई। 2012-2013 में अखिलेश सरकार ने बजट में 9 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए 697 करोड़ 24 लाख का बजट रखा था। हालांकि 1 साल बाद इस योजना को बंद करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अखिलेश यादव की सरकार के घोटाले बस यहीं नहीं रुक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुई आर्थिक अनियमितताओं पर सीएजी की रिपोर्ट को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। विपक्ष जहां राज्य में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार को घेर रहा है, वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान आर्थिक गड़बड़ियों को जोर शोर से उठा रही है। सीएजी रिपोर्ट में निगमों और प्राधिकरणों के कामकाज में भी बड़ी गड़बड़ियां पाई गई हैं और इसके हिसाब किताब में भी काफी हेर फेर है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो अखिलेश यादव की सरकार थी, उसका पूरा कार्यकाल अब कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप में घिर रही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अखिलेश सरकार के कार्यकाल में वित्तीय मामलों की जांच में गंभीर गड़बड़ियां पाई। सिर्फ साल भर चले युवाओं को बेरोजगारी भत्ते को बांटने के नाम पर उतना ही खर्च सरकारी आयोजन में खर्च कर दिया गया। इसी तरह अखिलेश सरकार में शिक्षा के लिए भारी भरकम बजट होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में 1366 स्कूल जर्जर भवनों में चल रहे हैं। सूबे में 2978 स्कूल ऐसे भी हैं जहां पीने के पानी तक की सुविधा नहीं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2012 से 2016 के बीच सरकार के पास फंड होने के बावजूद 6,22,000 बच्चों को मुफ्त किताबें नहीं दी गई, तो वहीं 97 लाख बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म नहीं बांटी गई। यही हाल निगमों और प्राधिकरणों का हुआ। राजकीय निर्माण निगम में महंगी दरों पर खरीद कर सरकार को चूना लगाया गया। टेंडर में मोबिलाइजेशन एडवांस के जिक्र के बगैर ही ठेकेदारों को एडवांस दिया गया। इस अग्रिम भुगतान पर ब्याज भी लिया जाना चाहिए था, जिससे निगम को 21 करोड़ 90 लाख का नुकसान हुआ। निगम को 30% के भीतर ही ठेकेदारों को काम देने का प्रावधान है, लेकिन उन्हें 56% से ज्यादा काम दिया गया। बिजली लाइनें बिछाने के काम के दौरान भी 1155 करोड़ रुपए की रकम इसलिए फंसी रही क्योंकि ठेकेदार ने इस काम के लिए पर्याप्त मजदूर नहीं लगाए। सीएजी रिपोर्ट बताती है कि ठेकेदार से ऊंची दरों पर अनुबंध कर 78 करोड़ 55 लाख रुपए का अनावश्यक खर्च किया गया, जबकि सामग्री की खरीद पर भी 3 करोड़ 71 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय किया गया। इसके अलावा खरीद में भी गड़बड़ी हुई। 5 उपकेंद्रों के लिए कंट्रोल केबल, पावर केबल व कंडक्टर खरीदने में 55,22,000 रुपए से अधिक खर्च किया गया, जबकि 116 कार्य के दौरान नियमों को दरकिनार कर 59 करोड़ 33 लाख रुपए का चूना लगाया गया। तो वहीं निगम ने टेंडर निकाले बगैर 2 उपकेंद्रों का निर्माण ठेकेदारों को सौंप दिया। 81 अन्य कार्यों में भी टेंडर के नियमों का पालन नहीं किया गया। 2011-12 से 2015-16 के बीच निगम ने बगैर टेंडर के ही 19 करोड़ 67 लाख रुपए की खरीद की और 173.25 करोड़ के 68 काम महज वर्क ऑर्डर से करा लिए। राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में भी घोटाले का जिक्र है। प्रदेश में चल रहे 65 PSU में से 33 ने 707.52 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, तो 24 ने 18,497.43 करोड़ रुपए का नुकसान दिखाया। यानी फायदे से करीब 26 गुना ज्यादा नुकसान हुआ। 4 PSU ने ब्यौरा ही नहीं दिया, वहीं 4 ने न लाभ न हानि के आधार पर लेखा तैयार किया। सीएजी रिपोर्ट में जहां सार्वजनिक उद्यमों के लेखों के रखरखाव पर सवाल उठाए गए, तो वहीं काम न करने वाले 26 उपक्रमों को बंद करने के लिए राज्य सरकार के फैसले के बावजूद प्रक्रिया शुरू न होने पर भी रिपोर्ट में शामिल किया गया। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में भी भयंकर अनियमितताएं पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक बिना मीटर वाले कनेक्शन 2012 में 10.67 लाख थे, जो बढ़कर 2016 में 12.98 लाख हो गए।
मीटर कवर न खरीदे जाने के चलते मीटर्स के ठीक होने के बावजूद 3 लाख से ज्यादा नए मीटर खरीदकर 21.64 करोड़ रुपए की बर्बादी की गई। घटती दरों का फायदा उठाने के लिए नया टेंडर जारी करने के बजाय पुरानी दरों पर 2.6 लाख सिंगल फेज मीटर खरीदे गए, जिससे 1.86 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऊंची दरों पर काम कराकर 2.74 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए गए। मीटर रीडिंग और बिल जारी करने के काम के लिए आधी के बजाय पूरी दर पर 1.48 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान कर दिया गया, जबकि निजी नलकूपों पर ग्रामीण नलकूपों की दर से बिल बनाए जाने के चलते 17.81 करोड़ रुपए के राजस्व का भी नुकसान हुआ। मामला सिर्फ यहीं तक का नहीं है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के पास काम के तौर पर कर्ज वसूली ही रह गई थी, लेकिन सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक निगम इसमें भी विफल रहा। विक्रम मिश्रा, एपीएन। और अब बात जीएसटी की कर लेते हैं। जीएसटी काउंसिल की श्रीनगर में चल रही 2 दिन की बैठक खत्म हो गई। इस बैठक में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया गया है। जीएसटी के लागू होने पर अनाज, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, साबुन और कोयला जैसी वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें सस्ती होने से न सिर्फ आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि कोयले के सस्ता होने से बिजली उत्पादन की लागत भी कम होगी, ऐसा सरकार का दावा है। इसके उलट सोना, चांदी और महंगी कारें जैसी वस्तुएं जीएसटी लागू होने पर महंगी हो जाएंगी। स्मार्टफोन, मोबाइल बिल और कंप्यूटर्स पर भी इसका असर पड़ सकता है। टेलीकॉम पर 18% का अलग से टैक्स लग सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 2 दिन की बैठक के पहले दिन तमाम वस्तुओं को जीएसटी की प्रस्तावित 4 दरों यानी 5%, 12%, 18% और 28% की दर में फिट किया गया। कुल 1211 वस्तुओं में से 6 को छोड़कर शेष सभी पर काउंसिल ने अपनी मंजूरी दे दी है। जीएसटी की दरों को इस तरीके से तय किया गया है कि आने वाली 1 जुलाई से जब ये कर सुधार लागू हो तो इससे महंगाई न बढ़े। यही वजह है कि 81% वस्तुओं पर जीएसटी की 18% या उससे कम दर से टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। इसमें ज्यादातर वस्तुएं आम लोगों के इस्तेमाल की हैं। नई टैक्स प्रणाली के तहत कई जरूरी चीजों की कीमतें कम हो सकती हैं। अनाज और दूध को टैक्स मुक्त किया गया है। प्रोसेस्ड फूड भी सस्ते होंगे। कुल 1211 वस्तुओं में से 7% को छूट के दायरे में रखा गया है। 14% वस्तुओं को 5% टैक्स के दायरे में रखा गया है। 17% वस्तुओं को 12% टैक्स लगेगा, जबकि 43% वस्तुओं पर 18% टैक्स देना होगा। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कुछ को छोड़कर हर वर्ग की चीजों पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सामानों और सर्विस पर टैक्स की दर तय करने के लिए और समय दिया जाएगा। खबरों के मुताबिक मिठाई, खाने के तेल, चीनी, चाय पत्ती, कॉफी और कोयले को 5% टैक्स स्लैब में रखा गया है, जबकि हेयर ऑयल, टूथपेस्ट और साबुन पर 18% टैक्स लगेगा। अभी इन पर 28% टैक्स लगता है। मनोरंजन, होटल और रेस्टोरेंट में खाने पर 18% टैक्स देना होगा। सोने पर राज्यों ने 4% जीएसटी लगाने की मांग की है, जो जीएसटी की प्रस्तावित 4 दरों से अलग है। एसी रेफ्रिजरेटर को 28% की श्रेणी में रखा गया है। जीवन रक्षक दवाओं पर 5% जीएसटी लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और बीजेपी के इस दावे के बाद कि इनकम टैक्स का छापा पड़ा है आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर, आज लालू प्रसाद यादव खुद मीडिया से मुखातिब हुए। वो सफाई देने के बजाय खुद हमलावर मूड में नजर आए। लालू यादव ने मीडिया से खुद पूछना शुरू कर दिया कि बताओ कहां पड़ा छापा। उन्होंने बेटी मीसा भारती के नाम से खरीदी हुई संपत्ति पर भी कहा कि कंपनी कोई भी खरीद सकता है। लालू ने आरोप लगाया कि वो बीजेपी के खिलाफ हैं और विपक्षी एकता की कोशिशों में जुटे हुए हैं, इसीलिए उन्हें इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है और उनके लिए गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। गौरतलब है कि जिस दिन ये खबर उड़ी कि लालू यादव के 22 ठिकानों पर तथाकथित रूप से इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, उसी दिन ये बात साबित हो गई थी कि लालू यादव के किसी भी घर पर कोई छापा नहीं पड़ा है। और ये खबर सबसे पहले आपको एपीएन ने दिखाई थी, लेकिन आज लालू यादव किस तरह के मूड में दिखे, देखिए। काफी अरसे के बाद लालू प्रसाद यादव प्रेस से मुखातिब हुए। लालू यादव ने पहले तो मीसा भारती और उनके पति के आर्थिक लेन देन से खुद को अलग बताया।
साथ ही ये भी सफाई दी कि कंपनी खरीदना गुनाह नहीं है और हर लेन देन की सरकार को जानकारी दी जा चुकी है। कोई घोटाला फोटाला नहीं है। घोटालाबाज लोग दूसरे को घोटालाबाज कह रहा है। हमारा पब्लिक डोमेन में, आईटी में, इलेक्शन कमीशन में, ऑल प्रॉपर अथॉरिटी में समूचा मामला डिस्क्लोज है, रिटर्न देते हैं। अब 22 जगह बताओ कहां पर हुआ। लालू यादव का कहना है कि बीजेपी के खिलाफ मुखर होने की सजा उन्हें दी जा रही है। लालू ने याद दिलाया कि उन्होंने दूध न देने वाली गायों को बीजेपी के नेताओं के घर पर बांधने की बात कही थी, इसीलिए मेरे खिलाफ ये कुप्रचार किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि वो विपक्षी एकता के लिए काम करते रहेंगे। ममता जी को और करुणानिधि को जाएंगे, हाथ में देंगे न्योता। मैडम सोनिया गांधी को, मायावती जी को, अखिलेश जी को, देवगौड़ा जी से बात अभी नहीं हुई है और पटनायक जी से बात हुई टेलीफोन से। गांधी महाराज, केजरीवाल को भी, सबको हम इनवाइट करेंगे और यहीं से भाजपा को ध्वस्त कर देंगे जन आंदोलन। लालू यादव समझ रहे हैं कि एक बार चारा घोटाले के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप उन पर आराम से चस्पा हो जाता है, लेकिन अपने बच्चों के राजनीतिक भविष्य को देखते हुए वो बीजेपी पर पलटवार करने में जुट गए। उन्होंने ये बात भी गलत बताई कि जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार। उनका दावा है कि नीतीश और जेडीयू से उनका और उनकी पार्टी का रिश्ता अटूट है और सरकार को कोई खतरा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अपने खास सेगमेंट सुनिए सरकार में आज हम बात विपक्षी एकता की कोशिशों की करेंगे और सरकार को ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बीजेपी की सरकार को इस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मौजूदा मोदी सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष लगातार एक होता दिख रहा है। विपक्ष क्यों खुलकर कह रहा है कि ऐसी प्रतिशोध की राजनीति पहले कभी नहीं देखी गई। तो देखिए आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट, सुनिए सरकार। बीजेपी सरकार ने विपक्ष के कई नेताओं पर कानूनी कार्रवाई और जांच के दायरे में लेकर विरोधी दलों के एकजुट होने के लिए मजबूर कर दिया है। भारतीय राजनीति में ये पहला मौका है जब विपक्ष खुलकर कह रहा है कि प्रतिशोध की राजनीति पहले कभी भी केंद्र सरकार की ओर से इतनी नहीं हुई। मोदी सरकार के आक्रामक रवैये को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अब अहम भूमिका अदा कर रहे हैं और शायद विपक्ष इस बात को सही तरीके से समझ गया है कि यदि उसे बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना है तो एक साथ आना होगा। ऐसे में हमें प्रधानमंत्री मोदी की वो तमाम बातें याद करनी चाहिए जब वो कहा करते थे कि वो कांग्रेस मुक्त भारत करना चाह रहे हैं और इसके अलावा जब उन्होंने कार्रवाई शुरू की है तो हर विपक्षी दल को नस्तानाबूद करने की हर कोशिश उन्होंने की है। अब विपक्ष संभलना चाह रहा है और एक साथ आकर इसके खिलाफ खड़ा होना चाह रहा है। हालांकि विपक्ष इतना बिखरा हुआ है कि उसके लिए एक साथ आना भी एक मुश्किल भरा कदम है। ऐसे में लालू यादव और सोनिया गांधी दोनों ही अहम भूमिका अदा कर सकती हैं और वहीं पर ममता बनर्जी से भी बहुत उम्मीदें हैं। और इन सबों के एक होने से सरकार की चिंता कैसे बढ़ सकती है, देखिए सुनिए सरकार में। लालू यादव विपक्ष के उन चंद नेताओं में से एक हैं जो बीजेपी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी बिहार में अपनी हार को भूल नहीं पा रही। एक तरफ विपक्ष मोदी और योगी सरकार को घेर रहा है तो बीजेपी और केंद्र सरकार भी भ्रष्टाचार के मामलों के कड़े मुर्दे उखाड़ने से बाज नहीं आ रही। बीजेपी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी, आईएनएक्स मामले में पी चिदम्बरम और उनके बेटे कीर्ति चिदम्बरम, मायावती को उनके भाई आनंद की आय से अधिक संपत्ति, अखिलेश सरकार की सीएजी की रिपोर्ट, लालू यादव की बेटी मीसा भारती की जमीन खरीदी का मामला उठाकर मीडिया में घेरने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी दल भी समझ गए कि मोदी सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत के बजाय विपक्ष मुक्त भारत की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी इसीलिए सतर्क हैं क्योंकि बहुत से विपक्षी दल सीबीआई और भ्रष्टाचार के मामलों की वजह से मोदी के खिलाफ परचम उठाने में हिचक रहे हैं और आम राय की बात कर रहे हैं। लेकिन लालू विपक्ष के मजदूर झंडा बरदार हैं। उनके रिश्ते सभी विपक्षी दलों से अच्छे भी हैं। साथ ही चारा घोटाले में दोषी साबित होने के बाद
किसी को लालू से चुनौती मिलने का खतरा भी नहीं है। सोनिया का साथ देने की वजह से मोदी सरकार की नजरों में वो खाक भी रहे, लेकिन लालू भी लालू ठहरे। बीजेपी के खिलाफ खूब हुकार भर रहे हैं। लालू यादव किसी भी परिस्थिति में रहेगा, लेकिन आपको हम दिल्ली के गद्दी से उखाड़ के अगर नहीं फेंका तो लालू यादव मेरा नाम नहीं। हम 27 अगस्त को यहाँ बुलाए हैं रैली गांधी मैदान में, और समान विचारधारा के सभी माननीय नेताओं को हमने इनवाइट किया है। लालू यादव को सोनिया गांधी ने मायावती से बात करने के लिए कहा है। मामला मायावती की राज्यसभा सीट का भी है। कभी यूपी में एक छत्र राज करने वाली मायावती आज राज्यसभा में एक सीट के लिए मोहताज हैं। लालू उन्हें आरजेडी से संसद भेजने को तैयार है। ऐसे में अखिलेश, मायावती और लालू सोनिया गांधी के साथ मिलकर ममता और सीताराम येचुरी विपक्षी एकता के लिए काम कर सकते हैं। नीतीश कुमार और शरद पवार साथ हैं और नहीं भी हैं। ऐसे में लालू ही हैं जिनकी चतुराई तीसरे मोर्चे की एकता में भी काम आई थी। सरकार और विपक्ष के बीच पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में रस्सा कशी होने के आसार हैं। बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही तो विपक्ष के पास कई उम्मीदवार। हालांकि टीआरएस, एआईएडीएमके और वाईएसआर कांग्रेस का साथ बीजेपी को मिला। एनडीए के कमजोर पड़ने की सूरत में मोदी के पास प्रणब मुखर्जी के नाम का तुरुप का पत्ता भी है, लेकिन समझा जा रहा है कि स्वयं सेवक मोदी किसी स्वयं सेवक को ही राष्ट्रपति बनवाने की फिराक में। सुना जा रहा है कि भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के तहत मोदी सरकार आने वाले दिनों में कई और नेताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। कुछ नहीं तो विपक्ष का जमकर मीडिया ट्रायल शुरू हो गया है। पाकिस्तान, आतंकवाद, नक्सलवाद, महंगाई, रोजगार, निवेश समेत ज्यादातर मोर्चों पर नाकाम रहने के बावजूद बीजेपी पंचायत से पार्लियामेंट तक हर कीमत पर अपना कब्जा बनाने की कोशिश में है। भले ही मीडिया मोदी का गुणगान कर रहा हो, असलियत ये है कि इससे प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं विपक्ष को हर तरफ से घेरने की रणनीति पर बीजेपी को बहुत भरोसा है। बीजेपी को नहीं भूलना चाहिए कि अति प्रचार और अति आलोचना खुद के लिए घातक हो जाती है। यूपी और उत्तराखंड में विपक्ष ये भुगत चुका है, लेकिन मोदी जी अगर जन नायक बनना चाहते हैं तो उन्हें विध्वंस और प्रतिशोध की राजनीति के बजाय अटल बिहारी वाजपेयी की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर छवि बनानी चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह कि प्रचार का असर बहुत देर तक नहीं रहता और अहंकार तो किसी का भी नहीं रहा। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन। इसमें कोई संदेह नहीं कि लालू यादव के सभी विपक्षी दलों से अच्छे रिश्ते हैं और वो अपने वाक चातुर्य के लिए भी जाने जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सोनिया गांधी उन पर सबसे ज्यादा विश्वास करती हैं, और करे भी क्यों ना। जब सोनिया गांधी के साथ कोई नहीं था तब लालू यादव ने ही उनके लिए सबसे बड़े सहयोगी नेता की भूमिका अदा की थी। वहीं दागी नेताओं के चुनाव लड़ने के खिलाफ विधेयक को राहुल गांधी के फाड़ने के बावजूद लालू यादव ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा था। हकीकत तो ये है कि विपक्षी एकता की धुरी भी वही है, इसीलिए वो निशाने पर भी हैं। आज ही पटना के सगुना मोड़ में बन रहे मॉल के निर्माण पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मंत्रालय की ओर से राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के प्रधान सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सचिव को भेजे पत्र में तत्काल निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। ये मॉल राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के स्वामित्व वाली जमीन पर बन रहा है। तो बात कर लेते हैं आज के खास शो रील रियलिटी की भी। हाफ गर्लफ्रेंड और हिंदी मीडियम का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस रिव्यू आज हमारे खास कार्यक्रम रील रियलिटी में देखें, आज रात 9:30 बजे। साथ ही हम बात करेंगे फिल्म फुकरे के कॉमेडियन चूचा से और जानेंगे फिल्म जगत के उनका अब तक का सफर। तो आज रात मिलेंगे फिल्म फुकरे के चूचा उर्फ कलाकार वरुण शर्मा से और जानेंगे उनकी अब तक की फिल्म जर्नी। ये जो पूरी जो कला है अभिनय की, ये आप मानिए ना मानिए, आपके हर इंडिविजुअली जो होता है इंटरनल फैक्टर्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं आपकी कला में। हर कैरेक्टर जो भी आप जीते हैं वो कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर के अंदर आपके इंटरनल छाप होती ही होती है। आपकी जिंदगी का कुछ अंश होता है, और उस अपनी जो आपकी छवि है आपके कैरेक्टर में, हर किरदार में कुछ ना कुछ होती है। ए माधव, ये जो रिया नाम की चिड़ैया है ना, ये केवल तुमको घुमाएंगी और कुछ नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं तुमसे, साला सुन लो हमारा बात। साथ ही जानेंगे इस हफ्ते हो रही रिलीज 2 मोस्ट अवेटेड फिल्म
हाफ गर्लफ्रेंड और हिंदी मीडियम का बॉक्स ऑफिस रिव्यू। क्या है दोनों फिल्मों की कहानी और ऑडियंस ने किसको दिए कितने मार्क्स, देखेंगे आज रात 9:30 बजे सिर्फ रील रियलिटी पर। और देश की कुछ और बड़ी खबरों के लिए देखिए नेशनल टॉप 5 खबरें। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे पंचतत्व में विलीन हो गए। अनिल माधव दवे की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री उमा भारती और उदय प्रताप सिंह सहित कई वरिष्ठ बीजेपी नेता और संघ के पदाधिकारी नर्मदा नदी के वृंदावन घाट पहुंचे। राज्य की कानून व्यवस्था और पटना में बीजेपी दफ्तर और पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले के विरोध में एनडीए का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रामनाथ कोविंद से मिला और उनसे हस्तक्षेप का आग्रह किया। एनडीए नेताओं ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि वो मुख्यमंत्री और डीजीपी को कानून व्यवस्था को लेकर निर्देश दें। दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अपनी आगामी फिल्म सचिन ए बिलियन डॉलर ड्रीम्स के लिए शुभकामनाएं ली। तेंदुलकर ने शुक्रवार को ट्विटर पर इस मुलाकात की एक फोटो साझा की। इसमें दोनों को हाथ मिलाते देखा जा रहा है। तेंदुलकर ने इस फोटो के साथ साझा की संदेश में लिखा कि अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी को सचिन ए बिलियन डॉलर ड्रीम्स फिल्म के बारे में बताया और उनकी शुभकामनाएं दी। अगर आप रेलवे के दैनिक सवारी हैं तो जल्द ही आपको नरेंद्र मोदी सरकार झटका देने वाली है। सरकार अब सामान्य श्रेणी के रेल टिकटों पर सुरक्षा कर लगाने जा रही है। खबर है कि सरकार तय किराए पर 2% अतिरिक्त सेफ्टी टैक्स वसूलेगी। इस फंड का इस्तेमाल रेल सुरक्षा पर किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल सेफ्टी फंड बनाने का फैसला किया है। जमशेदपुर के राजनगर और बागबेड़ा में बच्चा चोरी के आरोप में आक्रोशित भीड़ ने 7 लोगों की पीट कर हत्या कर दी। राजनगर में जहां सुबह 3 लोगों की हत्या की गई, वहीं बागबेड़ा थाना क्षेत्र में 4 लोगों की हत्या की गई। इसके साथ ही एक महिला भी घायल हो गई। उग्र भीड़ ने पुलिस के 2 वाहन भी फूंक दिए। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत यानी आईसीजे की रोक के बाद पाकिस्तान में विपक्ष ने नवाज शरीफ के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। इमरान खान की पार्टी ने कहा कि नवाज शरीफ ने सीक्रेट डील की है, इसके बाद ही आईसीजे में पाकिस्तान को हार मिली। इन सब के बीच भारत कुलभूषण जाधव की हालत को लेकर अब भी चिंता में है। आईसीजे ने भारत को कॉन्सुलर एक्सेस देने के लिए भी कहा है, लेकिन अभी तक भारतीय राजनयिकों की मुलाकात जाधव से नहीं हुई है। उधर पाकिस्तान ने आईसीजे के लिए वकीलों की नई टीम बनाने का भी ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने आईसीजे में जाधव मामले में नया पैंतरा चला है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने आईसीजे में पुनर्विचार याचिका दायर की है। याचिका में कोर्ट से 6 हफ्ते में सुनवाई की मांग की गई है। उधर कश्मीर घाटी का सच सिर्फ वही नहीं है जो हम अक्सर टेलीविजन या सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। कश्मीर का एक सच ये भी है कि यहाँ के ज़्यादातर नौजवान देश के साथ मिलकर चलना चाहते हैं और देश की तरक्की में अपना योगदान देना चाहते हैं। सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही ऐसे हैं जो धरती के स्वर्ग की शांति में खलल डाल रहे हैं। आज हम आपको कश्मीर के युवा लड़के लड़कियों की एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप उन तस्वीरों को भूल जाएंगे जिन्हें कश्मीर की आज़ादी के नाम पर हमारे सामने पेश किया जाता है। एक और जहां अलगाववादी कश्मीर को अलगाव की राह पर ले जाना चाहते हैं, युवाओं को भरमाकर भारत के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के युवाओं का रुझान सेना और पुलिस की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। कश्मीर घाटी के पुलवामा में 2 दिन चलने वाली पुलिस कांस्टेबल भर्ती रैली में सैकड़ों लड़कियों समेत 3,500 से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। ये संख्या इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि आतंकी संगठन और अलगाववादी लगातार कश्मीर के युवाओं को ऐसी भर्तियों से दूर रहने की धमकी देते रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन पुलवामा में आए हैं, यहाँ भर्ती चल रही है तो बेरोजगारी यहाँ में, इसलिए बहुत लड़के लड़कियाँ यहाँ आई हैं भर्ती के लिए। हम चाहते हैं कि भर्ती होना चाहिए, बेरोजगारी आम हो गई है, पढ़े लिखे नौजवान है सर। जिला पुलवामा के लिए 222 वैकेंसीज हमारे पास हैं, जिसमें मैक्सिमम वैकेंसीज आईआरपी बटालियंस में हैं और आर्म पुलिस और जिला पुलिस में भी कुछ वैकेंसीज हैं। तो हमारे पास जो एप्लीकेंट्स हैं वो तकरीबन 3,800 हैं। काफ़ी जोश व खरोश जैसे कि आपने भी देखा होगा यहाँ के जवानों में है, लड़कियाँ भी इसमें शामिल हैं जो कि इस भर्ती मुहिम में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये भर्ती अभियान सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है, पुलिस और सेना में भर्ती पूरे राज्य में की जा रही है। स्थानीय युवकों को पुलिस में भर्ती होकर देश और राज्य की सेवा का मौका देने के लिए अभियान चलाया गया है। मौजूदा परिस्थितियों में पुलिस भर्ती रैली में
बड़ी संख्या में स्थानीय युवकों का हिस्सा लेना आम कश्मीरियों के दिलों की बात बताता है कि लोग आतंकियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ हैं। जो बच्चे यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए आए हैं, भारी तादाद में 80% से ऊपर अटेंडेंस है। ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। पूरे साउथ कश्मीर में काफी बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा और इन सब को मेरी गुड विशेस और दुआएं साथ। ये तस्वीरें उन भटके युवाओं के लिए एक सबक है जो चंद पैसों की खातिर घाटी में पत्थरबाजी करते हैं। ये दृश्य उन अलगाववादी तत्वों के लिए भी एक नसीहत है जो ये समझते हैं कि कश्मीर का हर युवा उनके कहने पर देश के खिलाफ खड़ा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त हुए कोयला घोटाले में सजा का दौर जारी है। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने भारत सरकार के पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता को आपराधिक साजिश का दोषी मान लिया है। साथ ही अदालत ने 2 और नौकरशाहों को भी दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान 22 मई को होगा। कोयला घोटाले में अब सजा का दौर शुरू हो गया है। मनमोहन सिंह सरकार में करीब 2 साल तक कोयला सचिव रहे पूर्व IAS अधिकारी HC गुप्ता को दिल्ली की CBI की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। साथ ही कोयला मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव KF क्रोफा, तत्कालीन निदेशक KC समारिया को भी दोषी ठहराया गया है। जब घोटाला सामने आया था तब क्रोफा कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे, जबकि समारिया उस वक्त मंत्रालय में कोल ब्लॉक आवंटन के डायरेक्टर थे। इन सभी को मध्य प्रदेश में कोयला खदान के आवंटन में अनियमितताओं का दोषी ठहराया गया है। इन 3 अधिकारियों के साथ साथ अदालत ने KSSPL कंपनी और उसके प्रबंध निदेशक पवन कुमार अहलूवालिया को भी दोषी ठहराया। हालांकि अदालत ने CA अमित गोयल को इस मामले में बरी कर दिया। CBI ने आरोप लगाया था कि KSSPL का कोयला ब्लॉक का आवेदन अधूरा था और दिशा निर्देशों के अनुरूप न होने के कारण इसे मंत्रालय की ओर से खारिज कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। CBI का आरोप था कि कंपनी ने अपनी नेटवर्क और मौजूदा क्षमता को गलत बताया था। CBI ने कहा कि राज्य सरकार ने भी कंपनी को कोई कोयला ब्लॉक आवंटित करने की सिफारिश नहीं की थी। अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में आरोप तय करते वक्त ये कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को गुप्ता ने अंधेरे में रखा था और कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में गुप्ता ने प्रथम दृष्टया कानून और उन पर जताए गए विश्वास का उल्लंघन किया। 1,86,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला उस वक्त सामने आया था जब CAG ने मार्च 2012 में अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने 2004 से 2009 तक की अवधि में कोयला ब्लॉक का आवंटन गलत तरीके से किया। CAG की अंतिम रिपोर्ट के मुताबिक इससे सरकारी खजाने को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचा था और कंपनियों ने बेहिसाब मुनाफा कमाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और दिल्ली हाई कोर्ट ने बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड की याचिका पर रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णव गोस्वामी, रिपोर्टर प्रेमा श्रीदेवी के साथ ही ARG आउटलायर मीडिया न्यूज प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड ने शिकायत की है कि रिपब्लिक टीवी पर दिखाए गए लालू प्रसाद और सुनंदा पुष्कर से जुड़े टेप उसकी बौद्धिक संपत्ति हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग तब हुई थी जब अर्णव गोस्वामी और प्रेमा श्रीदेवी टाइम्स नाउ टीवी के कर्मचारी थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये महसूस किया कि व्यावसायिक शोषण का मामला है। इस मामले पर अब 26 मई को सुनवाई होने वाली है। कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका और नॉर्थ कोरिया आमने सामने हैं। मना करने के बाद भी नॉर्थ कोरिया के लगातार मिसाइल प्रशिक्षण से नाराज अमेरिका ने अपना एक और जंगी बेड़ा वहां रवाना किया है। अमेरिका लगातार उत्तरी कोरिया पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सब से बेपरवाह नॉर्थ कोरिया लगातार अपनी मनमानी ही करता जा रहा है। उसके रवैये से दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों के लिए अब खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में भारत की भूमिका भी बेहद अहम हो गई है, खासकर जापान के मद्देनजर। लेकिन इस वक्त क्या स्थिति है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर कोरिया और अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपना दूसरा जंगी बेड़ा USS रोनाल्ड रीगन को कोरियाई प्रायद्वीप की ओर रवाना कर दिया है, जो पहले से मौजूद USS कार्ल विंसन के साथ सैन्य अभ्यास करेगा। हाल ही में उत्तर कोरिया की ओर से फिर
मिसाइल परीक्षण करने के बाद अमेरिका की ओर से यह कदम उठाया गया है। इससे दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव के हालात पैदा हो गए। अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद उत्तर कोरिया अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को रोकने के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में अमेरिका और उत्तर कोरिया ने एक दूसरे से अपनी अपनी शर्त पर बातचीत शुरू करने की बात कही थी। खबरों के मुताबिक यूएसएस रोनाल्ड रीगन कोरियाई सीमा के पास बढ़ते तनाव के बीच यूएसएस कार्ल विंसन के साथ दोहरे करियर प्रशिक्षण अभियान का आयोजन करेगा। पिछले महीने ये खबर आई थी कि अमेरिका जापान सागर में यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस निमित्ज की तैनाती की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च पिछले लॉन्च से ज्यादा खतरनाक है। उधर नॉर्थ कोरिया के तेवर भी बरकरार हैं। चारों ओर से डाले जा रहे दबाव के बीच उत्तरी कोरिया ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट यूएसएस कार्ल विंसन को एक ही हमले में उड़ाने की धमकी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अब आपको लिए चलते हैं फ्रांस। कान फिल्म फेस्टिवल 2017 की शुरुआत हो चुकी है। कान फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अपनी अदाओं के जलवे बिखेर रही हैं और कल तो दिन भर ट्रेंड करती रहीं और आज भी उनका लुक काफ़ी खूबसूरत रहा। रेड फ्लावरी गाउन, पिंक साटन आउटफिट और फिर पर्पल शीर गाउन में दीपिका ने चाहने वालों का दिल जीत लिया। कान के दूसरे दिन रेड कारपेट पर दीपिका ब्रैंडन मैक्सवेल के ग्रीन गाउन में नजर आई और लॉन्ग ट्रेन के साथ वन शोल्डर के इस गाउन को दीपिका ने काफ़ी ग्रेसफुली पहना और वहीं दिन की शुरुआत उन्होंने येलो शाइनी कलर से की थी। दीपिका के अलावा इस पूरे कार्यक्रम में ऐश्वर्या राय भी हिस्सा ले रही हैं और साथ ही श्रुति हसन भी कांस फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंच गई हैं। वे यहाँ अपनी फिल्म संघमित्रा के प्रमोशन के लिए आई हैं। वे फेस्टिवल में ब्लैक कलर की फ्रंट ओपन गाउन में नजर आई और इस गाउन में वे बेहद ही खूबसूरत लग रही थी और ऐश्वर्या के लुक के लिए अभी आपको इंतजार करना होगा। और हम आपको बता दें कि हमारा खास कार्यक्रम मेरा भी नाम होगा, वो आपके सामने होगा एक बार फिर से कल। पूर्वांचल के सबसे बड़े सुरों के संग्राम मतलब मेरा भी नाम होगा कि एक झलक देखिए कि कल शनिवार को आप क्या कुछ देखेंगे। और साथ ही ये कार्यक्रम हर शनिवार और रविवार को रात 9 बजे आपके सामने होगा, जिसमें सुरों का वो संग्राम आप देखेंगे जिसमें न केवल गाना है बल्कि हर विधा को हम आपके सामने रखेंगे और विधा के साथ साथ कुछ ऐसे मसले भी जो आपके और हमारे दिल के बेहद करीब है। तो देखना ना भूलिए, मेरा भी नाम होगा। तराश लिए हैं हमने वो 18 सुरदूत जिनके सुरों से महकने वाला है पूरा देश। लेकिन ये महज एक शुरुआत है। अब होगा इन सुरदूतों का सुर संग्राम। भारी भारी धाराती में लहरेला धनवा है मोर जियारवा लहरेला। तो देखना मत भूलिएगा, मेरा भी नाम होगा हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ एपीएन पर। और इस कार्यक्रम की खासियत है, ये केवल आप के लिए कार्यक्रम भर नहीं है और नहीं केवल आप इसके लिए दर्शक हैं बल्कि आप इस कार्यक्रम में जज की भूमिका भी निभा सकते हैं और इन तमाम गायकों को चाहें आप तो चुन सकते हैं कि इसमें सबसे बेहतरीन गायक कौन है। तो ज़रूर इसमें हिस्सा भी लीजिए। चलिए, देश की बात के आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं तो बात करते हैं इतिहास की। 19 मई 1904 में आज ही के दिन भारत के पहले उद्योगपतियों में शुमार जमशेदजी टाटा की मौत हुई थी और 19 मई 1913 में देश के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का जन्म हुआ था। 19 मई 1939 में रूस और ब्रिटेन ने नाजी विरोधी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और 19 मई 1979 में हिंदी के शीर्ष साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन हुआ था। 19 मई 2000 में फिजी में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी की सरकार का तख्ता पलट हो गया था।
और आज एक ऐसे लेखक नाटककार का जन्मदिन है जिसको टीपू सुल्तान की प्रशंसा करने पर कट्टरपंथियों की ओर से जान से मारने की धमकियां तक मिली थी और कहा गया था कि तुम्हारा भी कलसबुर्गी जैसा हाल होगा। भारतीय थिएटर के इस मशहूर हस्ती का नाम है गिरीश कर्नाड। महाराष्ट्र में जन्मे गिरीश कर्नाड ने स्नातक करने के बाद इंग्लैंड से पढ़ाई पूरी की, फिर भारत लौटकर चेन्नई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में 7 साल तक उन्होंने काम भी किया। इस दौरान वो लेखन और थिएटर से जुड़े रहे। बाद में वो शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए, लेकिन गिरीश फिर लौट आए और पूरी तरह से थिएटर और लेखन के लिए समर्पित हो गए और कई फिल्मों का भी उन्होंने निर्माण किया। मूलतः गिरीश कन्नड़ भाषा में लिखते रहे और दूसरी भाषाओं में अनुवाद भी वो खुद करते रहे। ययाति, हयवदन, तुगलक, अग्नि और बरखा खासे मशहूर नाटक हैं उनके। उन्होंने कन्नड़ फिल्म संस्कार में भी पहली बार पटकथा लिखी और निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार तक उन्हें मिला। फिर निशांत, मंथन, पुकार में अभिनय भी उन्होंने किया और गिरीश कर्नाड को कई सम्मान मिले हैं। ज्ञानपीठ सम्मान, कालिदास सम्मान, पद्मश्री और पद्म भूषण के साथ ही गिरीश कर्नाड भारतीय संगीत कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। एक उन्हें फुल पैकेज के तौर पर देखा जा सकता है जहां पर अभिनय भी है और संजीदगी भी। गिरीश कर्नाड के कुछ संजीदा तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आज देश की बात में बस इतना ही। नमस्कार।